नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, आज कृषि दर्शन के चौपाल के अंक में हम सतना जिले के कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां में उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, समाधान और फसल में जो रोग समय समय पे लगते रहते हैं, उन विषयों पे बात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञों से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका हम परिचय करवाना चाहते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों से। तो हमारे साथ हमारे पहले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS नेगी साहब हैं, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां सतना से हैं। और उनके ठीक बगल हमारे डॉक्टर अजय चौरसिया जी, जो कि फसल वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां सतना में। और उनके ठीक बगल हमारे डॉक्टर अखिलेश जागरे हैं, जो कि फसल सुरक्षा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान मझगवां सतना में हैं। और हमारे जो आखिरी वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, जो कि मृदा विज्ञान के कृषि विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां सतना में। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ सफल कृषक भाई बंधु भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी जिज्ञासाएं हमारे वैज्ञानिकों के सामने व्यक्त करेंगे और उनसे हुई जुड़ी समस्याओं का समाधान हमारे वैज्ञानिक करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे डॉक्टर RS नेगी साहब, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो मझगवां का कृषि विज्ञान केंद्र है वो किन विषयों पे काम कर रहा है जो हमारे किसानों के लिए लाभकारी हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए ज्ञान एवं संसाधन का काम करता है। और जो हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है कि जो अपने ज़िले की जो खेती से जुड़ी हुई समस्या हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जानते हैं कि अपने जो ग्रामीण जो परिवेश में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बेरोज़गारी की समस्या है, नवयुवकों को रोज़गार दिलाने की दृष्टि से कृषि से जुड़े हुए उद्यम, जैसे आप देखेंगे मशरूम उत्पादन का, यहाँ पे केचुआ खाद उत्पादन का, नर्सरी का है, बीज उत्पादन का कार्य है, अपना मधुमक्खी पालन का है। इन सभी विषयों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में, ताकि किसान या जो नवयुवक है यहाँ पर देख करके उसको सीखें, और उसकी दृष्टि से यहाँ पे सभी प्रकार की इकाइयाँ स्थापित की गई है। हमारे किसान भाई यहाँ पर बीज के लिए या जो भी पौधे, जो उन्नत किस्म के बीज हैं, पौधे हैं, उनको समय समय पर यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध कराता है। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हमारे दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर अजय चौरसिया सर हैं। तो इस समय जैसा कि रबी फसलों का समय चल रहा है, तो इस समय हमारी कटाई और भंडारण का समय है। तो इस वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे आप प्रकाश डालें। किसान भाइयों, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जो अभी जो फसलें हैं वो उसकी अभी कटाई का समय है, कुछ पुष्पन अवस्था पे है। तो हमको अभी जैसे यहाँ पे मुख्य फसल अपन देखते हैं कि यहाँ पे सरसों की फसल है। तो सरसों की फसल में जैसे अभी हमको ऐसे काम करने हैं कि जल्दी से हमको कटाई करना पड़ेगी, क्योंकि अभी जब जो भी फलियाँ पक गई है, अगर उसकी हम कटाई समय से नहीं करते हैं तो हमको नुकसान इसमें उपज में देखने को मिलता है। इसलिए इसको हमको समय रहते ही हमको जो है इसकी कटाई करना है। और जो बरसात भी असामयिक वर्षा भी हो जाती है, ओले भी गिरने की संभावना रहती है, तो उसके लिए जो है हमको समय से इसमें कटाई करने की आवश्यकता है। और जैसे अभी मसूर की खेती है, तो मसूर में भी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो है पक करके फलियाँ तैयार हो गई है, तो इसमें भी हमको समय रहते इसकी कटाई करना है। अभी जैसे चना है, तो चना भी जो है अभी इसकी परिपक्वता अवधि अभी पूरी नहीं हुई है और अभी इसमें समय लग रहा है। कुछ क्षेत्रों में जो है इसकी भी कटाई शुरू हो रही, जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं वो पक करके तैयार हो गई है। और गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में कुछ ऐसी किस्में हैं जो मतलब ज़्यादा अगर परिपक्वता हो जाती है, ज़्यादा पक जाते हैं, तो उसकी बालियाँ झड़ने लगती है। तो हमको जब उसकी सही परिपक्व हो जाती है उस समय हमको जो है कटाई का काम करना पड़ेगा। जैसे HI 1544 किस्म है, तो इसकी अपन देखते हैं कि बालियाँ झड़ने लग जाती है। तो इसको हमको समय से, जब उसकी ज़्यादा पका ना हो तभी हम इसकी कटाई कर लेंगे, तो हमारी फसल सुरक्षित रहेगी और उत्पादन भी हमारा प्रभावित नहीं होगा।
और गाही करते समय भी हमको ये ध्यान रखना भी जब हम गाही करने जा रहे हैं तब उसमें जो है हमारी ज़्यादा नमी ना हो, नहीं तो फिर जो है हम थ्रेसिंग करते हैं उसमें जो समस्या देखने को मिलती है। और हम जब भंडारण की अगर बात करें तो भंडारण करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब नमी का प्रतिशत कम हो, अगर ज़्यादा नमी होगी तो आने वाले समय में जब हम भंडारण करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि कीड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और घुन उसमें घुन जाता है। तो ये हम इसको ध्यान रखेंगे कि नमी का प्रतिशत 8 से 10% का जो है उसमें रहे। और जब इसका एक उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि एक अगर दाना अपन मुंह में लेकर के देखते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो कट से आवाज़ आएगी, तो ये समझ लीजिए कि इसमें अब ये भंडारण के लिए बहुत अच्छा है। और अगले हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर अखिलेश जागरे सर हैं, जो कि फसल सुरक्षा वैज्ञानिक हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे कीटनाशक हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें, इस विषय पे आप हमें बताएं। नमस्कार किसान भाइयों। निश्चित तौर पर अभी का जो दौर चल रहा है इसमें हमारे जो रासायनिक जो दवाइयाँ हैं इसका खर्चा किसान को वाकई बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें ऐसी दी है, अगर हम उनको समझें तो निश्चित तौर पर कृषक बंधु अपने घर जो रासायनिक दवाइयों का जो खर्चा उसको कम करके अपने घर दवाइयाँ बना सकता है। जैसे कि चाहे सब्जियों की बात करें, चाहे अभी हमारा जो क्षेत्र है मझगवा क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ सरसों बहुत अधिक क्षेत्र में लगता था और लगता भी है। साथ में सब्जियों की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसमें ना बहुत से ऐसे कीड़े लगते हैं जिनकी दवा आप अपने घर बना सकते हैं, जैसे कि नीमास्त्र, नीम की पत्ती, नीम की फली और देसी गाय का गौमूत्र और 1 किलो गोबर। अगर इन सामग्री को अगर हम मिला के इस्तेमाल करें तो एक बहुत अच्छा जैव कीटनाशी बन सकता है जो कीड़े को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ऐसी बहुत सी ऐसी जैव टॉनिक के तौर पे भी आप वर्मीवाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आसानी से केंचुए के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से जो रासायनिक उर्वरक है अभी के समय अगर देखें तो यूरिया और DAP के लिए किसान पूरी तरीके से निर्भर होते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम तरल जीवामृत, घन जीवामृत ऐसी जो खाद यदि घर बनाना स्वयं तैयार कर ले तो शायद हमारा जो लागत है या जो कहते हैं कि हमारी जो लागत बढ़ रही है इसको हम कम कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि जो प्राकृतिक उत्पाद जैसे घन जीवामृत है, तरल जीवामृत है, इसका यदि इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो ज़मीन है उसकी भौतिक और रासायनिक दशा दोनों में सुधार हो सकता है, क्योंकि जीवाणु की संख्या बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक उत्पाद की तरफ हमको जाना होगा, जिससे शायद हमारी लागत जो आजकल बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं। जी, हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक शर्मा, जो कि मृदा कृषि वैज्ञानिक हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, इस समय रबी सीज़न के बाद जब हमारी रबी सीज़न की फसल कट जाएगी उसके बाद हमको मिट्टी परीक्षण का कार्य करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने के लिए हमको कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमको नमूना लेना है तो हमको अपने खेत से 1 मीटर, मेड़ से 1 मीटर छोड़ के मिट्टी का नमूना लेना है। हमारा जहाँ छाया वाला स्थान है वहाँ से हमको नमूना नहीं लेना है। जहाँ हाल ही में गोबर की खाद पड़ी हो कहीं पे भी तो उसका हमको नमूना नहीं लेना है। जहाँ पे पानी भरता है, पानी अगर भरता है बरसात का, तो वहाँ का नमूना हमको नहीं लेना है। और हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी परीक्षण कराने के लिए हमको नमूना लेने के बाद प्रयोगशाला में भेजना है, तो जहाँ पे अपने नज़दीक में अपने कृषि विज्ञान केंद्र में आप मिट्टी परीक्षण का कार्य करा सकते हैं। अपने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पास में जो लैब है उसमें आप मिट्टी परीक्षण का कार्य करा सकते हैं। सतना ज़िले में जहाँ पे मंडी है तो आप वहाँ पे मिट्टी परीक्षण का कार्य करा के और अपनी फसल के लिए जो हमारे अनबैलेंस, जो हम अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उसको कम करके अपना सॉइल वेस्ट, टेस्ट वेस्ट फर्टिलाइजर, मतलब मृदा परीक्षण के आधार पर हम उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अपने किसान भाइयों से बात करेंगे ताकि उन समस्याओं को हमारे साथ में बैठे हुए वैज्ञानिकों तक हम पहुंचा सकें और उनके समाधान में वो क्या कहते हैं। आपका नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम। अजीत प्रताप सिंह, सर। ग्राम देवीपुर, जी विकास खंड सोहावल, जिला सतना। जी, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो बैठे हुए हैं आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे। इस समय जैसे पानी की वर्षा हुई, ओलों की भी वर्षा हो गई, तो इस सब्जी की फसलों पे क्या किया जाए कि उनका विकास हो सके। जैसे किसान भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है
कि खासकर जब आपकी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बनती है, पानी ज़्यादा गिर जाए, ओला गिर जाता है, तो हमारी जो सब्जी की फसलें होती है वो बहुत नाजुक होती हैं और उसमें निश्चित तौर पे जैसे ओला है या अतिवृष्टि हो गई है तो वो फसलें प्रभावित होती हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि जैसे अपनी जो है खासकर जो टमाटर की फसल थी या जहाँ पर बैंगन की फसल लगी थी वो ज़्यादातर प्रभावित हुई है। इवन आप यहाँ तक कि आपके जो लहसुन की फसल में भी कुछ रोग देखने को, तो रोग व्याधियों की जो वो बढ़ जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से जो झुलसा रोग देखने को आता है। और झुलसा रोग एक ऐसा प्रकार का रोग है कि जैसे आज आपने जैसे फसल में शुरू हुआ तो आपका एक हफ्ते में जो है पूरी फसल उसमें प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए समय रहते एक तो सबसे पहला ये काम हमको करना चाहिए कि अपनी फसल पे तुरंत उसमें जो है अपनी जो है कोई भी फफूंदनाशक दवाई, जैसे आपका जो है एक दवाई आती है आपका कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल, ये दोनों का मिश्रण है, ये अपने झुलसा के लिए बहुत अच्छी दवाई है। टैबुकोनाजोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उस तरह से आपकी जो फसल में जो बीमारी जो शुरुआत होती है, अगर शुरुआती अवस्था में उसको नियंत्रित कर लिया जाए तो ताकि उसको आगे फैलने से बचाया जा सके। दूसरा, जब हमारी ओला फसल पे गिरता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो फल हैं, जो छोटे फल लगे होते हैं उसमें भी चोट खा जाते हैं या फिर पौधे में पत्तियों पे भी उसके निशान पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुरंत उसमें कोई पोषण हमको उसको देना चाहिए। तो उसके लिए जैसे आप देखेंगे कि आप आजकल जो हैं जल में घुलनशील उर्वरक का बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे आपका NPK 18-18 आता है, NPK 19-19 आता है। इसके साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें आप देखना उसमें देखना कि जिससे पत्तियों में फिर से जो है पुनः उसको जीवन मिल सके, नई पत्तियों का विकास हो सके। तो उसमें जैसे आपको ये देखना है कि जो भी हम सूक्ष्म पोषक तत्व डाल रहे हैं तो उसमें आपका जो प्रमुख रूप से आपका मैग्नीज हो या आयरन, उसमें जो लौह तत्व हो और साथ में जिंक है, बोरान है, ये पोषक तत्व उसमें उपलब्ध रहें। तो आपको क्या करना है कि प्रति पंप की दर से जैसे 100 ग्राम आपने NPK 18-18 या 19-19 कोई इसमें से लेना है और 25 ग्राम उसमें एग्रोमीन मिला करके आपको उसमें फसल पे पर्णीय छिड़काव कर देना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाई की समस्या का समाधान किया। हम अगले किसान की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रेखा सिंह है। जी, आप क्या पूछना चाहेंगी? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे यहाँ धान की फसल तो होती है लेकिन उसके बाद कुछ फसल ही नहीं हो पाती, इतना पानी रहता है सर खेत में, कुछ तैयारी नहीं हो पाता, उसके लिए आप बताइए। सर इनके यहाँ धान की फसल की समस्या रहती है और बहुत ज़्यादा पानी रहता है। हाँ। तो मैं सर से, शस्य विज्ञान वाले सर से जानना चाहूँगा कि क्या आप बताएंगे? जैसे कि मैं इसमें जो है समस्या जो बताई है, पानी की समस्या है, जो भराव रहता है तो उसको हमको ड्रेनेज करना पड़ेगा। मतलब ऐसे वहाँ से लाइनें बना करके बाहर, खेत से बाहर हमको पानी करना पड़ेगा और फिर उससे जो हम दूसरी फसल भी आसानी से ले सकते हैं। तो इसके लिए तो मतलब अगर छोटे स्तर पे अगर देखें तो हम इसको लाइन खींच करके चैनल बना करके और खेत से बाहर सिंचाई ड्रेनेज नाली बना करके उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर ज़्यादा समस्या आती है, एक बड़ा क्षेत्रफल है तो चीजल प्लाऊ आता है, वो उसमें अगर चला देते हैं उसको तो एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है और उससे जो है बाहर जहाँ जो है नाला हो या कोई ऐसी जगह हो वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएगा पानी और हमारी जो समस्या है इससे बच सकते हैं। तो ये अगर हमारी छोटी समस्या है तो इसको हम जो है अपने स्तर से ही जो है नाली बना करके उसको बाहर कर सकते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब अगले किसान की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा है। सर मैं बरसाती धनिया और टमाटर की खेती करता हूँ। तो बरसात में टमाटर के पेड़ में गलन आ जाती है, सबसे बड़ी समस्या है। अभी अभी मैं इस समय बरबटी की खेती किया हूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पत्ते और वो सूख जाते हैं, पौधे सूखते हैं, नष्ट होते। जबकि मैं मल्चिंग और ड्रिप में खेती किया हूँ तो सबसे ज़्यादा समस्या इसी देख कर पौधे सूख रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर, इसका निदान बताया जाए। देखिए, आपका जो सवाल है कि पौधे सूख जाते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पौधा सूखना और दूसरा उसका तना गलना, है ना। तो देखिए, ये किसी न किसी जब जल भराव जैसी कोई समस्या हो तब ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि जो वातावरण में जो चेंज होता है उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है किसी बीमारी का लगना, जिसकी वजह से समस्या बन सकती है। जिस तरह की आप समस्या बता रहे हो, इसमें पत्ती के ऊपर एक धब्बे बन के सूखना और तना बगल से होकर गलन होना, तो
तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पौध की रोपाई कर, जैसे टमाटर हो गया या जो भी सब्जी वर्गीय फसलें, स्पेशली जब बरसात में आप लगाते हो, तो आपको क्या करना है, पौधरोपण के 20 से 25 दिन बाद एक प्रोफाइलिटिक स्प्रे, मतलब लगाने के 20 से 25 दिन बाद और बीमारी आने के पहले मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब करके दवा आती है, बाजार में रेडोमिल गोल्ड या अन्य नामों से भी मिलती है। इसकी 40 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में आप बढ़िया से घोलिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। इंतजार नहीं करना है आपको कि फसल सूखेगा या पत्ती सूखेगी या तना गलेगा तब करेंगे, आपको पहला ही स्प्रे कर देना है, तो ये समस्या आगे आएगी नहीं, तो इससे आप बच सकते हैं जी। इसके साथ में ही आप किसान भैया हमारे जैसे आपने बताया है, तो इसके साथ में हमको एक बात का ध्यान में रखना है, क्योंकि बरसात में हमारी जो सूर्य का प्रकाश जो है पौधे के बीच वाले भाग तक पहुंचना चाहिए। अगर वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो उसके अंदर क्या है, एक अंदर से जो है आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे बीमारी का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि कम से कम जो आपका पौधे का, जो आपका ज़मीन से लेकर कर कम से कम 1 बीघा तक, उसमें जितनी भी पत्तियां हैं, जैसे आपका प्रथम पुष्पन शुरू होता है, जब फूल आना शुरू होता है, उस अवस्था पे जो जितनी भी पत्तियां जो नीचे से आ रही है, उन पत्तियों को आप निकाल करके अलग कर लीजिए। इससे होगा क्या है कि सूर्य का प्रकाश आपके पौधे के और ज़मीन तक वो अच्छी तरह, तने तक वो अच्छी तरह से उसको मिल पाएगा। तो एक तो ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, उसका दवाई का छिड़काव आपको करना है। दूसरी चीज़ है कि हमको जो बरसात में जो है समतल क्यारियों में टमाटर नहीं लगाना है। उसको आप क्या करें कि आज जो है उठी हुई क्यारियों पे ज़मीन से आप जो है कम से कम आपकी 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों पे हमको टमाटर लगाना चाहिए। उसमें क्या करें कि आप 3 फीट चौड़ी क्यारी और बाद में जो है कम से कम 2 फीट उसमें नाली दे दें, तो जितना भी अतिरिक्त पानी होता है एक तो नालियों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगर बाद में कई बार क्या होता है कि बीच में सूखा की स्थिति बढ़ जाती है, और जब ये सूखा की स्थिति और अचानक पानी गिरना, तो उस स्थिति में आपके रोग आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या करें कि जब पानी, जैसे अचानक पानी कम हो रहा है, तो उसमें आप नालियों के द्वारा उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं। तो सर मैं एक बात और पूछूं आपसे। जी। मान लीजिए जैसे आपने कहा सूर्य के प्रकाश हाँ। उसमें बहुत जरूरी है, तो क्या अपन पूरब से और पश्चिम की हाँ, नालियां उसका बनाएं या भी- उत्तर दक्षिण ना बनाएं? उसका बिल्कुल वो भी आप फर्क पड़ता है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश हमको ये देखना है कि दिशा का भी बहुत बड़ा रहता है जो है, तो हम इस प्रकार से करें कि सूर्य का प्रकाश जो है जी। पौधे के जो एक पौधे की छाया दूसरे पर न पड़े। जी जी ठीक जी। है, तो सूर्य का प्रकाश जितना अधिक मिलेगा उतना ही आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, जो पौधा भोजन बनाता है, तो जब उसको पर्याप्त मात्रा में आपका प्रकाश मिलेगा तो ज्यादा मात्रा में भोजन बनाएगा तो उसमें हमारी जो है फलत भी अच्छी होगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, और पौधा स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पे उसमें हमारे को उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद सर। मेरा नाम शुभा मौसी है और मैं सर पूछती हूँ कि जो हमारे फसल होते हैं उसके पत्तियाँ क्यों पीली हो जाती हैं? जैसे इनका प्रश्न है कि पत्तियां क्यों पीली पड़ जाती हैं। फसल पे कौन सी फसलों में आपकी पत्तियां मतलब पीली पड़ जाती हैं? गेहूँ जैसे हो गए, जौ के पेड़ हो गए। गेहूं और जौ की फसल में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। हाँ, इस विषय में जानना चाहते क्या है, हैं। बहुत से जैसे अपन शुरुआती दौर में देखते हैं, तो इस साल हमने देखा कि जड़ माहू है ना, जड़ माहू की समस्या के कारण भी जो है इसमें पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है। इसके अलावा क्राउन रूट रॉट एक बीमारी होती है, उसके द्वारा भी जो है पत्तियां पीली पड़ जाती है। और इसमें और भी जैसे कुछ चीज़ें, जैसे किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि ये किस कारण से ये समस्या आ रही है। क्या हमने पूरे हमारे खाद और उर्वरक डाले हैं उसमें, या फिर हम अगर पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा माहू देखने को मिलेगा। अगर वो ऐसा दिखता है तो उसके आधार पे हमको फिर दवाइयों का इसमें हमको स्प्रे करना पड़ेगा। मैं ना इसमें एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस साल सतना ज़िले की अगर बात करें तो पूरे सतना ज़िले में ये जो गेहूं और जौ में जो पत्ती पीलापन पड़ने वाली बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। बुआई के 20 से 25 दिन जैसे ही आपकी फसल होती है, चाहे जौ हो चाहे गेहूं हो, वो अचानक सूखने लगती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जनरली आपको दवा का मैं नाम बता देता हूँ, अगर भविष्य में कभी ऐसा हो तो टेबुकोनाजोल करके दवा आती है। ठीक है, टेबुकोनाजोल दवा की 25 मिली मात्रा 15 लीटर पानी में घोलना है और साथ में थायोमेथाक्साम
10 ग्राम प्रति पंप, इन दोनों को साथ में मिला के अगर आप स्प्रे कर देंगे तो शायद ये पीलापन की जो समस्या है उसको शुरू में ही आप रोक सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी है। मेरा ये सवाल ये है कि सर में गेहूं के तापमान बढ़ रहा है और गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है, तो क्या उपाय? जैसे कि जो समस्या तापमान वृद्धि होने की है, तो इसमें क्या है, कुछ किस्मों का भी प्रभाव पड़ता है। और जब पिछले साल तो इसमें काफ़ी अपने यहाँ तापमान बढ़ गया था जब पुष्पन अवस्था थी, तो इससे जो बचने के लिए हमको कुछ ऐसे, जैसे हम NPK का एक स्प्रे हम इसमें कर सकते हैं, और इसमें जो है पोटास की मात्रा को हमको मतलब उसमें स्प्रे कर सकते हैं 0050 के माध्यम से जब हमारे दाने भर रहे हो, तो इससे हम थोड़ा इससे बच सकते हैं और उत्पादन पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा। तो इसमें जो है NPK 0050 का 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे हम करेंगे, तो ये बहुत अच्छा हमारे फसलों के लिए रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने और आगे किसानों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत शुक्ला है और मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आज धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां को और डॉक्टर साहब नेगी साहब जी को कि वो समय समय पर जो हमें सलाह देते हैं, उन्हीं सलाह के अकॉर्डिंग आज हम अपनी कृषि में उन्नति लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां को और डॉक्टर साहब की टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अनुसुईया प्रसाद कुशवाहा, ग्राम पोस्ट देवरा का रहने वाला हूँ। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय या हर हमें सोचना चाहिए कि क्या है कि करेला और आपके मिर्च और नींबू और आपके भिंडी है, टमाटर है, इनमें एक रस चूसक कीड़ा लगता है। तो ये हमेशा इसका प्रकोप रहता है। और मान लीजिए कि ये वर्षा के कारण थोड़ा गलन तो होती है, तो ये फफूंद का कारण बन जाता है, इससे पौधा कुछ नष्ट हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि ये जो रस चूसक कीड़ा है ये कई फसलों को बर्बाद करता है, तो इससे कौन सा निदान होगा? और आपके जो लौकी है, तो लौकी में एक ऐसा कीड़ा लगता है कि वो जब फल देने लगती है तो अचानक सूख जाती है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या बताएंगे आप इस विषय पे? बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं बता दूं कि पिछले 3 वर्ष से अगर देखा जाए तो ये रस चूसक कीट सब्जियों के साथ साथ मूंग में भी बहुत लग रहा है, सोयाबीन में भी बहुत लग रहा है, और सब्जियों में तो खैर लग ही रहा है। ये इसका रीज़न क्या है? देखिए, बरसात के सीज़न में मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कि बरसात के समय में जब ड्राई स्पेल आता है, जैसे कि बारिश हुई आज और 10 से 12 दिन या 15 दिन का बीच में गैप आ गया, तो इस अवस्था में आप सतर्क हो जाएगी कि रस चूसने वाला कीड़ा आपकी फसल में लगेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसका जो नियंत्रण है अगर आपको करना है तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक जो प्राकृतिक तरीके से अगर आप करें तो नीम की पत्ती का घोल बना के और गौमूत्र को अगर साथ में मिला के अगर आप स्प्रे कर देंगे, तो इसको आने के पहले ही अगर आप स्प्रे कर देंगे तो इससे आप प्रबंधन कर सकते हैं, कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं पहले ही। लेकिन अगर वो फसल में लग गया उसके बाद यदि आपको इसको कंट्रोल करना है तो इसके लिए 2-3 दवा आती है, जैसे कि फ्लोनिकामिड करके दवा आती है। इसकी आपको 8 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में मिलाना है और बढ़िया से स्प्रे कर देना है। एक बार स्प्रे अच्छे से कर देंगे तो शायद ये कंट्रोल हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। दूसरा आपने पूछा कि अभी कद्दू वर्गीय फसलों में अगर अभी देखेंगे तो एक लाल कीड़ा बहुत ज़्यादा अटैक करेगा। अभी गर्मी में भी आएगा, वो बरसात में भी आएगा। तो इसके लिए एक दवा आती है, दवा को आप चाहो तो याद कर लीजिएगा, आती है लेमडा साइलोत्रिन करके दवा आती है। लेमडा साइलोत्रिन दवा की मात्रा 25 मिली मात्रा 15 लीटर पानी में घोल के आप बढ़िया से उसका स्प्रे कर देंगे तो ये कीड़ा जहाँ पर भी आपको दिखे अगर स्प्रे करते तो विदिन 24 घंटे के अंदर आपको इससे रिजल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद हमारे कृषि वैज्ञानिक और हमारे किसान भाई बंधु जो हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ के हमारे इस कृषि चौपाल कार्यक्रम को बहुत बढ़िया बनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम फिर कुछ कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं और समाधान के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।